नमस्कार। शब्द विन्यास 666 पर आप सभी मित्रों का पुनः पुनः स्वागत और अभिनंदन। कहानियों की श्रृंखला में आज हम सुनने जा रहे हैं अंकिता जैन जी की कहानी मजहब। कहानी 3 अंकों में हम सुनेंगे। आज इसका पहला अंक है। शेष कहानी आगामी दोनों अंकों में हम सुन पाएंगे। तो सुनना प्रारंभ करें। कुछ जेठ की गर्मी का असर है, कुछ माहौल का, कि बाहर बिल्कुल सन्नाटा है। भरी दोपहरी में भी आधी रात जैसा सन्नाटा। इस चीरते सन्नाटे के बीच एक जूली का मन ही है जहां हलचल मची हुई है, चिंताओं की हलचल। डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठी जूली अपनी बेटी त्रिशा को तैयार होते देख रही है, जो उसके सामने खड़ी बैग में अपना सामान जांच रही है। बीपी मशीन, स्टेथोस्कोप, मेडिसिन किट और ड्रेसिंग किट। ड्रेसिंग किट कहाँ रख दी अब? त्रिशा इधर उधर खोजती, उससे पहले ही जूली ने उसके बैग के नीचे दबी ड्रेसिंग किट को उसके हाथ में रखते हुए पूछा, आज छुट्टी नहीं ले सकती क्या? मम्मी, आप जानती हैं यह जरूरी है। त्रिशा ने जूली के गालों को चूमते हुए कहा। डोंट वरी, मैं उस रास्ते से नहीं जाऊंगी। कहते हुए वह जाने लगी तो जूली ने रोका। अच्छा, गर्मी बहुत है, ये प्याज रख ले जेब में। उसकी जीन्स की जेब में प्याज खोसते हुए जूली ने कहा तो वह मुस्कुरा दी। फिर जाते हुए कहा, मैं डॉक्टर हूँ मम्मी। सुनकर जूली ने कहा, और मैं माँ हूँ। बेटी को विदा करके जूली 2 मिनट सुस्ताने बैठी ही थी कि मोबाइल बज उठा। बोलो वीनस, जूली ने झुंझलाते हुए कहा। सिस्टर, जल्दी ड्रेसिंग रूम में पहुंचिए, इमरजेंसी कॉल है। वीनस ने कहा और जूली का ओके सुनते ही फोन काट दिया। जूली को न जाने कैसे पता था कि आज इस तरह के फोन कॉल जरूर आएंगे। बाहर के माहौल को देखते हुए आज मरीजों का तांता ना लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए तो वह अपनी बेटी के लिए चिंतित है। उसी की चिंताओं में उलझी पहुंची होगी कि नहीं। ठीक तो होगी ना, सोचती हुई जूली ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ी जा रही है। ड्रेसिंग रूम के करीब पहुंचते ही उसे अपने अंदाजे के मुताबिक कुछ तड़पते कराहते लोगों का हुजूम दिखने लगा है। किसी की फटी शर्ट से उसकी जख्मी छाती झांक रही है, कोई अपने सर पर खून से सना रुमाल रखे बहते खून को रोकने की कोशिश कर रहा है। कोई घुटने को थामे है, कोई हाथ को संभाले है। जो ज्यादा जख्मी हैं उन्हें स्ट्रेचर ऑपरेशन थिएटर की तरफ ढो रहे हैं। कितनी पीड़ा बिखर गई थी हर जगह। इतनी तकलीफ देख किसका मन नहीं पसीजेगा। जूली भी कराहने की इन आवाजों से तड़प उठी थी, मगर जब जब उसके मन में इस दुर्घटना की वजह कौंधती तो वह गुस्से से भर उठती। इसी लायक है ये लोग, सोचती हुई वह ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुई, जहां पहले से एक मरीज कराह रहा है। आह, जल रहा है सिस्टर। जख्मों पर टिंचर लगाती जूली से मरीज ने तड़पते हुए कहा। उस टाइम पेन नहीं होता तुम लोगों को? क्यों करता है यह सब दंगा फसाद? जूली ने डांटते हुए कहा। तो क्या करे, वो मारे और हम चुपचाप पिटते रहे?
उन्होंने हमारे एक लड़के को मार डाला और हम चुपचाप देखते रहें। मरीज ने यह कहा जूली से था, लेकिन उसकी आवाज में वही आक्रोश झलक रहा था जो कुछ देर पहले दंगे में लड़ते वक्त उसके पूरे तन बदन में था। तुमने देखा मारते हुए? लाश मिल गया? लड़का कौन था? नहीं, लाश अभी नहीं मिला। हमें तो मैसेज आया था तो हम चले गए। मैं जानती है, तुम लड़का लोग बस दंगा करने के लिए तैयार बैठा रहता है। तुम तो लड़के को जानता भी नहीं होगा। बोलो, जानता है? जूली ने घाव पर दवाई लगाते हुए कहा। नहीं जानता। नहीं भी जानता तो क्या हुआ? था तो मुसलमान, मेरा भाई। साले कहते हैं उनकी लड़की भगा रहा था। अरे थू है ऐसी जात पर। इन काफिरों की लड़की का हम क्या करेंगे? लड़के ने फिर तैश खाकर कहा। उसे याद नहीं रहा कि वह ऐसी नर्स के सामने बैठा है जो मुसलमान नहीं है, और उसी वजह से वह भी काफिर ही है। ओह! जूली ने मरीज के घाव पर जोर से पट्टी बांधते हुए कहा। तुम लोग कभी नहीं सुधरेगा। नेक्स्ट! जूली ने गुस्से में मरीज को जाने का इशारा किया और अगले मरीज को बुलाने के लिए आवाज लगाई। तुम भी मुसलमान है? जूली ने अगले मरीज से उसका घाव देखते हुए पूछा। नहीं, मैं हिंदू हूं। मरीज की आवाज से हिंदू होने का गर्व टपक कर उसके ही जख्म पर लगा तो वह चीख उठा। आह! धीरे कीजिए सिस्टर। जब लड़ता है तब नहीं सोचता इस तकलीफ के बारे में, जूली ने दवाई लगाते हुए कहा। क्या सोचते? वो हरामी हमारे शिव मंदिर में गौ माता का मांस फेंक जाएं और हम चुपचाप बैठे रहें? उनकी तो मौत। कहते कहते मरीज को याद आया कि वह किसी ऐसी महिला के सामने बैठा है जिसके सामने सलीके से पेश आया जाता है। तुमने देखा उनको गौ मांस फेंकते हुए? जूली ने पूछा। नहीं देखा तो क्या हुआ? हमारे पंडित जी झूठ बोलेंगे क्या? सावन का पहला सोमवार है। इन लोगों को तो बस मौका चाहिए लड़ने का। इनकी जात ही ऐसी है, साले आतंकवादी कहीं के। ये तो इस देश में रहने लायक ही नहीं है। उस हराम जूली ने फिर जोर से पट्टी बांधी तो मरीज तड़प उठा। उसे समझ आ गया था कि गाली बकने और गंदा बोलने की वजह से ही सिस्टर ने जानकर उसके घाव पर पट्टी जोर से बांधी है। गॉड को थैंक यू बोलो कि जिंदा बच गए। अगली बार थोड़ा दिमाग से काम लेगा तो बच जाएगा, वरना अपना माँ बाप को रोने के लिए छोड़ जाएगा। जूली ने उसके माथे की खरोंच पर दवाई लगाते हुए कहा। गॉड को क्यों बोलेंगे? शिव जी को बोलेंगे। वैसे सिस्टर, आप भी शक्ल से क्रिश्चियन तो नहीं लगती, मरीज ने कहा। जूली ने उसकी आंखों को अपने चेहरे पर पाया। जूली झेंप गई, जैसे उसे किसी ने पहचान लिया हो। फिर अगले ही पल मरीज को हड़काते हुए बोली। मैं कौन हूं, उससे तुमको क्या? हिंदू ना हुई तुम मुझे भी मारेगा क्या? नेक्स्ट! जूली ने इसे भी बाहर का रास्ता दिखाते हुए अगले मरीज के लिए आवाज लगाई। पूरे हॉस्पिटल में यहाँ वहाँ जख्मी दंगाई भरे पड़े थे। सिस्टर जूली एक एक करके सभी की मरहम पट्टी करती जा रही थी और उनकी कहानी सुनती जा रही थी, मगर अब तक जूली को दोनों ही पक्षों के आरोपों का कोई चश्मदीद नहीं मिला था। सबने सुनी सुनाई बातों पर
अपने पंडित और मौलवी के कहने पर व्हाट्सएप पर आए फॉरवर्डेड मैसेज पर भरोसा करके ही हाथों में चाकू, हसिया, कुदाली, हॉकी, बंदूक थाम ली थी और कूद पड़े थे उस आग में जिसमें इन्हें जलना था, बिना मकसद, बिना उद्देश्य। यह कोई नई बात तो नहीं, जूली ने सोचा। यह लड़ाई तो हमेशा से ऐसी ही होती आई है, बिना मकसद, बिना उद्देश्य। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में सब भाई भाई। ये लाइन बचपन में सबने रटी जरूर, लेकिन न किसी को याद रहती है, न कोई अमल करता है। करे भी क्यों? रटने से कोई भाई भाई बन जाता है क्या? आप अपने भाई या बहन से दिन में कितनी बार तू मेरा भाई है बोलते हैं? वहां शायद बोलने की जरूरत नहीं होती। आप मानते हैं इसलिए बोलते नहीं। जहां मानते नहीं वहीं बोलकर दिखावा करने की जरूरत होती है। जूली न जाने किससे कही जा रही थी, शायद खुद से ही, या शायद अपने अम्मा बाबा से, या शायद अपने गांव के उन लोगों से जो 22 साल पहले यह मान चुके हैं कि जूली मर चुकी है। मगर जूली मरी नहीं थी, बस उसे मरा हुआ मान लिया गया, ऐसी ही किसी धार्मिक जंग में जिसके लिए अम्मा बाबा जूली को ही दोषी मान बैठे थे। आज ये सिस्टर जूली नगरी में हुए हिंदू मुस्लिम दंगे में फिर कोई जूली ढूंढ रही है। मरीजों का तांता कम हो गया है। जूली ने साथी नर्स को जिम्मा सौंपकर कुछ देर की छुट्टी मांगी है। वह कैंटीन में आ गई है। बेटी का हाल जानने उसने कॉल किया तो आउट ऑफ कवरेज का जाना पहचाना जवाब मिला। पहाड़ी इलाकों के गांव में दौरे पर निकली उसकी बेटी का फोन अक्सर रेंज से बाहर ही रहता है। जूली फोन एप्रिन की जेब में रखकर चाय की चुस्कियों के साथ अतीत में जाते मन को देख रही है, जहां जाने से वह अपने मन को बहुत देर से रोक रही थी। वो इतवार का दिन था, हाट का दिन। हाट जूली के घर के सामने था, या यह कहना ज्यादा ठीक होगा कि जूली का घर हाट बाजार वाली रोड पर था। यही रोड बस स्टैंड से होती हुई गांव के भीतर चली जाती थी। जूली का घर इस रोड पर किसी चुंगी की तरह था, जिसकी नज़र से बचकर कोई गांव में दाखिल नहीं हो सकता था। घर की बैल्कनी में यूं तो बड़े बड़े बैल्कनी को छत से जमीन तक ढक देने वाले पर्दे लगे थे, मगर इन पर्दों को आप घर का काला चश्मा कह सकते हैं, जिसमें बाहर से झांकने वाले को तो भले भीतर छुपी आंखें ना दिखें, मगर भीतर की आंखें बाहर का सारा नज़ारा देख सकती हैं। इन्हीं पर्दों की ओर से जूली भी हर इतवार हाट बाजार का मेला देखती थी। ये पर्दे इसलिए भी लगे थे क्योंकि बैल्कनी के एक सिरे पर लैट्रिन और दूसरे सिरे पर बाथरूम था। अब घर वाले कितनी बार लैट्रिन बाथरूम जाते हैं, ये भी कोई गांव वालों को बताने वाली बात है। बस इसलिए पर्दे टांग दिए गए। इन पर्दों से एक पंथ दो काज की तर्ज पर दूसरा काज यह हुआ कि जवान होती जूली की फूटती जवानी कितनी और कैसी परवान चढ़ रही है, इस पर दिन भर आंखें टिकाने वाले रास्ते बंद हो गए। घर के ठीक सामने रोड के दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा मैदान, जो पहले कभी कब्रिस्तान था, अब वह गांव के मुसलमान लड़कों का वॉलीबॉल ग्राउंड बन गया था। बस इसलिए भी जूली के बाबा मनोज बाबू को बैल्कनी के पर्दे हटना पसंद नहीं था। पर्दे हटते थे रात को, जब गांव की सारी दुकानें बंद हो जाती थी, तब जब सड़क पर कुत्तों के अलावा आदमी दिखने बंद हो जाते थे, तब इसके अलावा मजाल है कोई पर्दे हटा दे। पर्दे टंगने के साल भर बाद ही की तो बात थी
ताजिए निकल रहे थे। ऊंचे ऊंचे सुंदर ताजिया, सफेद हरे रंग में डूबे संगमरमर से चमकते ताजिए। हर साल ही तो देखती थी जूली। उस साल भी ताजिए देखने बैल्कनी में लटकी हुई थी। सड़क पर इधर से धीमे धीमे ताजिए चल रहे थे, उधर से मनोज बाबू दुकान से घर आ रहे थे। बैल्कनी से झांकती जूली का ध्यान ताजिया के सम्मोहन में अटका था और ताजिया के जुलूस में चल रहे कुछ मनचलों का जूली में। बहुत ताजिया देखने को मचल रही, ये मुसल्लन के मातम से तो बड़ी हमदर्दी हो रही। जाओ फिर उन्हीं में शामिल हो जाओ। मनोज बाबू ने बैल्कनी से झांकती जूली को हाथ से घसीटकर दरवाजे के बाहर ही ढकेल दिया था। जब कह दिया था कि दिन में पर्दे नहीं खुलेंगे तो फिर क्या जी मचल रहा था। आज के बाद दिन में पर्दे उठे दिखे तो बालकनी से ही नीचे फेंक देंगे। कहते हुए उस दिन मनोज बाबू ने जूली के लिए पर्दों की झीनी दीवार खड़ी कर दी, जिसे गिराने की हिम्मत किसी में नहीं थी। असल में किसी की चाहत भी नहीं थी। माँ को तो दिन भर घर के कामों से फुर्सत नहीं होती थी कि बैल्कनी में खड़ी होकर समय की बर्बादी करे। भाई बहुत छोटा था, जो देखना होता वह सड़क पर खड़े होकर देख लेता। एक जूली के लिए कौन मनोज बाबू से भिड़ता। मनोज बाबू उर्फ मनोज कुमार चौरसिया, अपनी जाति के पक्के ब्राह्मण और काम के पक्के चौरसिया पान वाले। खानदानी काम था। पूरे गांव में पान की इकलौती दुकान थी इनके पिताजी के समय में। फिर इन्होंने जब बागडोर संभाली तब तक गांव ने तरक्की कर ली थी। 2-4 गुमटी और खुल गई थी, मगर गांव भर के मुंह में रस आज भी चौरसिया पान वाले का ही घुलता था। ऐसा कत्था जर्दा और सफेदी लगाते थे पान में कि 2 घंटे तक भी आदमी पीक थूकता रहे और सड़कें लाल होती रहें। जिस इतवारी हाट में जूली अपनी मोहब्बत से पहली बार मिली थी, वह मनोज बाबू के लिए हर इतवार की ही तरह व्यस्त थी। सफेदी जर्दा कत्था और पान, बस इसी में दिन बीत रहा था। उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं था। बदलाव तो हुआ था जूली के जीवन में। बैल्कनी के पर्दे हटाकर कुछ देर हाट की ओर झांक लेने की इजाजत जूली को शाम के वक्त मिलती थी। उस दिन भी वह शाम के वक्त बैल्कनी में खड़ी छटती हुई हाट को देख रही थी। सब कुछ वैसा ही था, हर हाट जैसा। वही चूड़ी बिंदी क्लिप वाला जो अपनी सिमटती दुकान को साइकिल पर संभाल रहा था। वही चप्पल वाला जो लेने होए तो ले ले बिन्नू, आखिरी ग्राहक हो, कह रहा था। वही सब्जी वाला जो पीली स्ट्रीट लाइट में सड़े टमाटर ग्राहक के झोले में एकदम ताजा है बाऊजी, कहकर डाल रहा था। वही मिट्टी की गुल्लक और मटकों वाला, वही चाट वाला, वही गुब्बारे वाला और वही नहीं, ये वही नहीं था। ये कौन था? ये ना तो कोई बेचने वाला था, ना ही कोई खरीदार जान पड़ता था। ये तो हाट में आंखें तरेरता हुआ ढलती शाम में चमकते सितारे सा गुजरता जा रहा था। इसे तो पहले कभी नहीं देखा। जूली की नजरें सड़क के आखिरी छोर तक उसका पीछा करती रहीं। लड़के ने भी अपनी पीठ पर टिकी जूली की नजरों को महसूस कर लिया था। गली में मुड़ने से पहले उसने पलटकर जूली की तरफ देखा था। दोनों की नजरें मिल गई थीं। ऐसा दोनों को एहसास ही हुआ था क्योंकि सड़क के जिस कोने से उसने जूली को देखा था, उस कोने पर अंधेरा था।
इसलिए बस अंदाज ही था कि उसने भी जूली को देख लिया है। गली में उसके मुड़ जाने के बाद जूली का दिल फिर हार्ट में नहीं लगा। वह भीतर आकर बिस्तर पर लुढ़क गई। कौन था वह? इस गांव का तो नहीं लगता। किसी के यहाँ रिश्तेदार आया होगा। कितना सुंदर था। बिल्कुल बिल्कुल। अरे, ये तो बिल्कुल प्रियांशु चटर्जी जैसा दिखता है। जूली जिस उम्र में थी, उस उम्र के लड़के लड़कियों के पास गांव भर के हम उम्रों की एक मुकम्मल फहरिस्त होती है, जिसमें कौन कितना होनहार है, कौन कितना सुंदर है, कौन किसके साथ सेट है, कौन खाली, सब की जानकारी होती है। छोटे गांव में जब गर्ल्स स्कूल और बॉयज स्कूल की दीवारें सटी हों, तो इसी फहरिस्त का इस्तेमाल करके लड़के लड़कियां अपने लिए उम्मीदवार तय कर लेते हैं। कुछ जाहिर कर देते हैं, कुछ मन में रखते हैं। जूली के पास फहरिस्त तो तैयार थी, मगर उम्मीदवार अब तक कोई नहीं मिला था। और जो यूं अचानक हार्ट के बीच उसे दिख गया था, वह उसकी फहरिस्त में शामिल नहीं था। जूली ने झट से अपनी ख्याली फहरिस्त को फाड़ हवा में फूंक दिया और जिस सयानों पर उसका दिल अटक गया था, उसे ही अपनी फहरिस्त का इकलौता दावेदार बना दिया। ये दावेदारी बेवजह नहीं थी। उस वक्त की सबसे लाजिमी वजह यही थी कि उसका आकर्षण जूली के दिलो दिमाग पर हावी था, और दूसरी लाजमी वजह यह थी कि उसकी शक्ल जूली के ख्वाबों के राजकुमार एक बॉलीवुड हीरो से मिलती थी। जूली ने अपने सिरहाने पड़े वॉकमैन का बटन दबाया और तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन बज उठा। उन दिनों फिल्म तुम बिन का यह गाना बहुत पॉपुलर था। उस दौर के सभी जवान होते बच्चों को लगता कि वह गाना उन्हीं के लिए लिखा गया है। हालांकि एक दो गाने हर दौर में ऐसे होते ही हैं जो उस दौर के नौजवानों का यह भरम पुख्ता करा देते हैं कि फलाना प्रेम गीत उन्हीं के लिए लिखा गया है। उस दिन जूली देर तक तुम बिन के गाने सुनती हुई अपने पसंदीदा हीरो की शक्ल से मिलते उस लड़के के बारे में सोचती रही थी। उसका मन उस लड़के की तरफ आकर्षित होने लगा था। वह कौन था, क्या करता है, कहाँ रहता है, दोबारा कब दिखेगा, जैसे ख्याल जूली के दिल में उठने लगे। उसे इन सवालों के जवाब के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। 2 ही दिन बीते थे कि वही लड़का जूली को स्कूल के रास्ते में दिखा। वह तालाब की मेड़ पर खड़ा उसे ही देख रहा था। जूली की नजर उस पर पड़ी तो मुस्कुराहट बताए बिना उसके होठों पर पसर गई। जूली को जब अपनी मुस्कुराहट का एहसास हुआ तो उसने झेप कर साथ चलती सहेलियों को देखा जो आगे पीछे थीं। उफ, बच गए। उसने चैन की सांस ली और एक बार पीछे मुड़कर देखा। वह वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा था। बस इतना ही तो काफी था 10वीं में पढ़ने वाली जवान होती जूली के दिल के तार बजाने के लिए। उसे समझ में आ गया था कि आकर्षण दोनों तरफ से है। मन के भीतर कितने ही एहसास गुलाटी खा रहे थे। जूली की हालत वैसी ही थी जैसी किसी की बंजी जंपिंग के वक्त होती होगी। डर, उत्साह, रोमांच और खुशी सब एक साथ भीतर हिलोरे लेने लगते हैं। इस सब के साथ छलांग लगा दी जाती है। जूली भी मोहब्बत की यह छलांग लगाने से पहले वैसा ही कुछ महसूस कर रही थी।
वह बस मुस्कुराती रहना चाहती थी। फिल्मों की तरह उसे भी लग रहा था कि उसे पहला प्यार हो गया है, पहली नज़र का प्यार हो गया है। ये था अंकिता जैन जी की कहानी मजहब का पहला अंक। शेष कहानी आपको आगामी दोनों अंक में मिल जाएगी। यदि कहानी आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, मित्रों और परिवारजनों में शेयर कर सकते हैं। जो भी नए सदस्य चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। कहानियों और उनके प्रस्तुतिकरण से संबंधित यदि कोई विचार, सुझाव, आलोचना या फरमाइश आपके पास हो तो उसे कमेंट्स के जरिए हम तक आने दें। इसके अलावा अपने पसंद की कोई कहानी, उपन्यास या अपने पसंदीदा किसी लेखक की कोई रचना यदि आप सुनना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट्स में हमें लिख सकते हैं। अभी के लिए विदा। शुक्रिया।